ऑब्जेक्टिव एज यूजुअल जी, आपको पता है लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन हम करते हैं टैक्सेशन, ऑडिट और फाइनेंस के ऊपर। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर लाइव आके क्वेश्चन कर सकते हैं। जी जनाब, इससे पहले कि लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करें, मैं आपको अपनी जो 200 प्लस वीडियोस अपलोड की हुई हैं उसका लिंक मैं इसके अंदर आपको सेंड कर देता हूँ, जिसमें फ्री जो 200 प्लस वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं और दूसरों को भी उससे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। ये है जी हमारी जो इसमें चैनल हमने बनाया हुआ है जी यूट्यूब का, जिसके ऊपर 200 प्लस वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो सेमिनार्स हुए हैं हमारे, जो क्वेश्चन आंसर सेशन हुए हैं, जो लेक्चर्स हुए हैं, जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर, लाहौर में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, गुजरात में साहिवाल में, मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ हुए हैं वो हमने किए हैं जी। नवीद अहमद चौधरी साहब लाइन पे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच जी। आप कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर करें जी, और जितने लोग इसमें आएंगे हमारे साथ उतना लोगों को बेनिफिट जो है वो ज़्यादा पहुँचेगा। जी जनाब, मैं कुछ लोगों ने सवाल किए जी, मैं वो पहले ज़रा एंटरटेन कर लूँ तो फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। कुछ लोगों ने कहा है कि जी जो वकार अवान हमारे साथ हैं जी, वालेकुम अस्सलाम जी, कोई सवाल हो तो ज़रूर करें जी। लाइव आज का ऑब्जेक्टिव कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम लोगों के सवालों के जवाब दे सकें। अच्छा, लोगों ने सवाल किए हैं जी, बेसिकली वो ये कह रहे हैं उसमें कि जब आप नॉन रेजिडेंट की रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि जी आप वेल्थ स्टेटमेंट भी उसकी फिल करके उसको दें, तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप उसको 0-0 कर दें, और ज़रूरत नहीं है कि आप वेल्थ स्टेटमेंट को नॉन रेजिडेंट के केस में फ़ाइल करें, क्योंकि लॉ आपकी चूँकि रिक्वायर नहीं करता, इसलिए आपको उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रही बात मांगने की, तो बाद में कमिश्नर इन रेवेन्यू आपसे थ्रू नोटिस के वो मांग सकते हैं, तो बना के रख लीजिएगा और बाद में फिर उनको दे दीजिएगा। तो ये काफ़ी लोगों का चूँकि सवाल था, कॉमन क्वेश्चन था, तो मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ, वेल्थ स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड बाय दी नॉन रेजिडेंट पर्सन, इंडिविजुअल ही आएगा, फॉर दी टैक्स ईयर 2020। तो ये मुझे उम्मीद है जी कि लोगों को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये सवाल किया था कि जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो नॉन रेजिडेंट जो है जब उसकी रिटर्न खोलते हैं तो उसमें वेल्थ स्टेटमेंट पड़ी हुई है, तो वो फाइल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप उसको 0-0 कर दें, और नील की रिटर्न, अगर कोई इनकम नहीं है तो नील, अदरवाइज इनकम है तो फिर वो शो करके उसको फाइल कर लें। तो ये जो प्रॉब्लम है वंस फॉर दी ऑल जो है रिजॉल्व हो जाएगा। अगर नेक्स्ट टाइम वो अगर वो कहें कि जी नहीं आप शो करें, रिक्वायर कर लेता लॉ, तो फिर तो हम उसको ज़रूर फाइल करेंगे। तो ये पॉइंट कनेक्टेड था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अच्छा, फिर एक और जी, जो वेल्थ स्टेटमेंट है टू बी फाइल्ड बाय incorporating foreign source income and foreign assets under section 116A। अब इसमें एक सवाल है जी, एम अली, उनका हम सवाल लेते हैं जी। पहले मैं ज़रा ये शेयर कर दूं कि जो फॉरेन एसेट्स और फॉरेन सोर्स इनकम है वो रेजिडेंट पर्सनस ने फाइल करनी होती है। अच्छा चले, मैं इसको शेयर करता हूँ, पहले मैं सवाल ले लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों को एंटरटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले इससे पहले कि फिर मैं अपना उसको रिपीट कर दूंगा जो अभी दोबारा मैंने अभी आपसे शेयर करना है। अच्छा, सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम जी। एम अली कह रहे हैं एक्सपोर्टर फॉल अंडर FTR बट आल्सो डूइंग सम लोकल सेल,
So exports fall under FTR. No expense is allowed, only 1%. Only 1%. So how to allocate expenses to local sales and it falls under NTR. میں آپ کو جی ایک اور کام بھی کر دیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے یہ سوال کیا, میں جواب دیتا ہوں. میں آپ کو نا لائیو جو دیتا ہوں میٹ کے اوپر اس کا لنک بھی دے دیتا ہوں. اگر کوئی لائیو آپ کے کویشچن کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا. میں ابھی اس میں شیئر کرتا ہوں, پھر میں واپس آتا ہوں علی صاحب آپ کے کویشچن کی طرف. جی یہ میں لنک آپ لوگوں کو شیئر کر رہا ہوں. اس میں اگر آپ لائیو آ کے کویشچن کرنا, اگر تو ٹائپ کرنا چاہتے ہیں ادھر ٹائپ کر دیں, ورنہ آپ لائیو بھی میرے ساتھ اس طرف آ کے کویشچن کر سکتے ہیں, جو باقی لوگ بھی اوبیسلی سن بھی رہے ہوں گے اور اس کو پڑھ بھی رہے ہوں گے. اچھا جی, ادھر آپ نے جو سوال کیا جی ایم علی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں ایکسپورٹر فال انڈر ایف ٹی آر بٹ آلسو ڈوئنگ لوکل سیل. ٹھیک ہو گیا. سو ایکسپورٹ فال انڈر ایف ٹی آر, نو ایکسپینس از الاؤڈ, اونلی 1%. سو ہاؤ ٹو ایلوکیٹ ایکسپینسز ٹو لوکل سیل ایز اٹ فال انڈر این ٹی آر. دیکھیں علی صاحب سیدھی سی بات ہے, اگر آپ کی لوکل سیل فرض کریں 100 روپے میں 30% آپ کی لوکل سیل ہے اور 70% ایکسپورٹ ہے, تو آپ 30 اور 70 کی ریشو میں ایلوکیشن کر سکتے ہیں اپنے کامن ایکسپینڈیچر کی. جو اسپیسیفک ہیں ان کی ایلوکیشن آپ نے نہیں کرنی. تو یہ ایک طریقہ ہے جو آپ کے پاس ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ریزنیبل بیس ہے, جیسے رینٹ ہے تو ایریا آکوپائڈ پہ آپ جا سکتے ہیں, اگر بجلی ہے تو آپ یونٹ نمبر آف یونٹس پہ جا سکتے ہیں اگر میٹر الگ الگ ہے. اگر کوئی بھی بیس نہیں ہے تو پھر آپ سیلز کو بیس بنا سکتے ہیں. آپ کا کوئی اور سوال ہو تو ضرور کیجیے گا. مجھے امید ہے کہ آپ کے اس سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا, اور اگر مل گیا ہو تو اس کو اوکے کر دیجیے گا. مین ویل جی وقار اوان سوال کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سر از اے ٹی ایل چلان ٹو بی ڈپازٹڈ از نیسسری فار نان ریزیڈنٹ انڈیویجول, آئی ڈیڈ ہز ریٹرن فار دا فرسٹ ٹائم. دیکھیں وقار صاحب بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے اے ٹی ایل کی لسٹ میں بندے کو لے کے آنا ہے اور 2019 کی ریٹرن آپ فائل کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی 28 فروری 2021 تک 2019 کی بیس پہ ریٹرن جو اے ٹی ایل کی لسٹ ہے وہ اپڈیٹ ہونی ہے, تو تب تک تو آپ کو وہ دینا پڑے گا, وہ اے ٹی ایل میں آئے گا. اگر آپ 20 کی ریٹرن لیٹ کریں گے یا ٹائم نہیں لیں گے اوبیسلی, تو پھر 20 کی آپ کو 1 مارچ پہ جو لسٹ اپڈیٹ ہونی ہے نا اے ٹی ایل کی, وہ اس کے مطابق پھر آپ کو جمع کرانا پڑے گا اگر آپ پہ اپلیکیبل ہوا. جی وقار صاحب مجھے امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. مین وائل ایک اور کویشچن آ گیا جی, وہ کہہ رہے ہیں سپتین عباس صاحب کہہ رہے ہیں السلام وعلیکم السلام جی, اف اے پرسن وانٹ ٹو بیکم فائلر دین ہی ول فائل ریٹرن فار 19 اور 20. دیکھیں سپتان صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی فائلر نان فائلر کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے, اے ٹی ایل اور نان اے ٹی ایل کا کانسیپٹ آ گیا, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ نے اس وقت اے ٹی ایل میں آنا ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا 2019 کی ریٹرن آپ پہلے فائل کریں گے. اگر آپ انڈیویجول ہیں تو کمپنی اور اے او پی اگر نہیں بنی ہے تو وہ آٹومیٹک اس کو اے ٹی ایل کی لسٹ میں ڈال دیں گے, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. جو نہیں بنی ہوگی, جو انڈیویجول ہے وہ 2019 کی بیس پہ 28 فروری 2021 تک وہ اس کی لسٹ میں آ سکتا ہے ریٹرن فائل کر کے. اگر لیٹ فائل کی ہے تو اس کا سرچارج جو ہے وہ 1000 پے کر کے. مجھے امید ہے کہ سپتان عباس صاحب آپ کو جواب مل گیا ہوگا, اگر مل گیا ہو تو اس کو اوکے کر دیں. مظہر حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پروفٹ بائی بینک واٹ از ٹریٹمنٹ ان ریٹرن. مظہر حسین صاحب بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کا جو پروفٹ آن ڈیٹ ہے اس پہ جو 151 سیکشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ بینک یا جو نیشنل سیونگ سینٹر ہے یہاں جہاں آپ کا ڈپازٹ ہے وہ 5 لاکھ تک پروفٹ ہوگا تو 10% ٹیکس کاٹے گا. لیکن جو ریسیپینٹ ہوگا وہ 50 لاکھ تک اگر پروفٹ ہوگا تو 15% ٹیکس پے کرے گا. تو اوبیسلی پھر ڈفرینشیل جو 5% کا ہے یا تو وہ اپنے پیچھے ریفنڈ پڑے ہوں گے ان کے اگینسٹ ایڈجسٹ کرے گا یا اس کو اس کی پیمنٹ کرنی پڑ جائے گی. جی یہ مظہر حسین صاحب اگر آپ کو جواب مل گیا ہو تو اس کو اوکے کر دیجیے گا. ایم علی نے پہلے ہی اوکے کر دیا. اچھا جی, میں اب واپس آتا ہوں جہاں میں نے اپنا وہ جو چھوڑا تھا کویشچن
کہ جو فॉरेन एसेट्स और इनकम है उसको फॉरेन एसेट्स को इनकॉर्पोरेट कैसे करना है। अब सवाल ये है कि अगर आपके पास इनकम आ रही है, सप्तान साहब ने भी ओके कर दिया, चले अच्छी बात है जी। अगर आपके पास फॉरेन सोर्स इनकम आ रही है और उससे आपने एसेट्स क्रिएट किए हुए हैं, एक बात हो रही है और ठीक है, और अब आपको एसेट्स भी इनकॉर्पोरेट करने हैं क्योंकि फॉरेन एसेट्स की जो स्टेटमेंट है वो अलग है और उसके जो फॉरेन सोर्स इनकम है उसके अंदर वो शामिल होगी। तो फिर रिकन्सिलेशन आपकी आउट हो जाएगी क्योंकि वेल्थ में टोटल जो फॉरेन एसेट्स हैं वो शो करने हैं जो नेट आपके आए होंगे, तो फिर आप इनकम के बगैर रिकन्सिलेशन कैसे बनाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह आप लोकल में पर्सनल और बिजनेस एक्सपेंसेस को अलग शो करते हैं, उसी तरह बाहर के भी पर्सनल और अदरवाइज जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको शो करने पड़ेंगे या इनकम को नेट करके लाना पड़ेगा, तभी आप उसमें से जो बैंक में डिपॉजिट है या प्लस अदरवाइज जितनी ट्रांजेक्शन है उसको कवर कर सकेंगे। तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो जिस तरह लोकल के अंदर आप चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं उसी तरह फॉरेन के अंदर भी आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जी जनाब, वकारवान कह रहे हैं जी ओके हो गया, चलें थैंक यू वेरी मच जी। मदर हुसैन कह रहे हैं जी शुक्रिया, चलें आपका शुक्रिया मदर साहब। कोई और सवाल हो तो आप ज़रूर करें। आज का सेशन जो है, चूँकि अब रिटर्न आपको पता है पहली दफ़ा उन्होंने सेकंड टाइम उन्होंने जो एक्सटेंशन की जो ऑप्शन खोली है और लोगों को टाइम दे रहे हैं ताकि लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको वो टाइम दे रहे हैं। तो टाइम जिन्होंने लिया है उनको रीज़नेबल टाइम मिल रहा है, वो अपनी रिटर्न्स को वक्त पे फाइल करें। रमीज़ हैदर हमारे साथ हैं जी, वो कह रहे हैं सर क्रेडिट कार्ड पे एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ है, एडजस्टेबल है वो। जी बिल्कुल, हम रमीज़ हैदर साहब वो एडजस्टेबल है, वो अपनी, लेकिन वो जो खर्चे हुए हैं या जिस पे वो कटा है उसको भी याद से क्लेम कर लीजिएगा, वो भी शो करना पड़ेगा अगर आपको, ठीक है। तो वो भी शो कर लें और टैक्स का क्रेडिट जो है वो भी आप इसमें मांग सकते हैं जी, ये एडजस्टेबल है, ये आप ले सकते हैं। जी जनाब, और कोई सवाल हो तो मैं वेट कर रहा हूँ जी आप लोगों का। मैंने लिंक, जैसे पहले मैंने कहा मीट का मैंने लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया है, अगर आप उस पर लाइव आके मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है जी। एम अली आ गए जी, उनका सवाल है जी, वो कह रहे हैं इन नॉन रेजिडेंट पर्सन रिटर्न हिज फाइल टैक्स फाइल इन 2019, नो अगेन नॉन रेजिडेंट हैव नॉट रिटर्न हिज 2020 टैक्स रिटर्न एज देयर इज नो इनकम एंड नो न्यू एसेट्स। ठीक हो गया। now got notice under section 182, so we have to return 2020 tax return, how to reply this 182 notice। अच्छा, और क्या जी इसके अंदर उन्होंने कहा so we have to return इतना how to reply 182 नोटिस। देखें अली साहब, पहले चेक करें कि आपके जो नॉन रेजिडेंट है अगर तो उन पे लॉ अप्लाई होता है कि अब एनटीएन होल्डर हैं तो रिटर्न फाइल करना तो लाजमी होगा। अब इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि कल को आपने एटीएल नॉन एटीएल में आना है कि नहीं। अगर आप पे 114 सेक्शन की प्रोविजंस अप्लाई होती हैं तो फिर तो आपको इसका जवाब तो बहरहाल आप इसको देंगे 182 का, वरना वो पेनल्टी कल को आप पे इम्पोज ना कर दें। तो इसको देख लें 114 के कॉन्टेक्स्ट में 114 के, अगर उस पर एप्लीकेबल है तो उसको करना पड़ेगा जी, क्योंकि एनटीएन होल्डर को आपको पता है रिटर्न फाइल करना लाजमी है, लेकिन कुछ जगहों पे छूट भी दी गई है, तो वो अगर आप छूट में आ जाते हैं तो उसको आप फ़ायदा उठा सकते हैं उसका। अली साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर व्हाट इज़ द लेवल ऑफ एफडीआई इन पाकिस्तान। देखें मुनव्वर हुसैन साहब, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये चूँकि मेरा टॉपिक नहीं है, ये तो आपको कोई एम्बेसी वाला या एम्बेसी कह रहे हैं जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट वाले हैं या एक फाइनेंस वाले हैं वही बता सकते हैं कि वो क्या है। तो सॉरी, इसका जवाब मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, लेकिन बहरहाल पैसे आ रहे हैं, लोग लगा रहे हैं, कितना है ये मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल होगा। आसिम अशरफ साहब हमारे साथ हैं, वो कहते हैं सर फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन के लिए लिमिट है। फॉरेन एसेट्स के लिए देखिए जी, रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए उन्होंने ये कहा है अगर आपकी फॉरेन सोर्स इनकम 10,000 US डॉलर से ज़्यादा और अगर आपकी वेल्थ जो है टोटल वेल्थ आपकी वो 10 लाख US डॉलर से ज़्यादा होगी तो फिर रेजिडेंट जो इंडिविजुअल है वो अपने फॉरेन सोर्स इनकम और फॉरेन एसेट्स की स्टेटमेंट को अलग से भी फाइल करेगा। जी आसिम अशरफ साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। सिप्तान अब्बास साहब कह रहे हैं जी, नेक्स्ट कह रहे हैं सर काइंडली डिस्कस अबाउट इलेक्शन F टू बी फिल्ड प्रॉपरली और सेव इट बाय डिफॉल्ट। देखिए इसमें आप सेल टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल है बात कर रहे हैं।
کیوں جی حفظان عباس صاحب پہلے اس کو کلیئر کریں. آپ سیل ٹیکس کیونکہ نیکسر ایف جو ہے وہ انکم ٹیکس کا بھی ہے, تو آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ لگ رہا ہے مجھے کہ آپ سیل ٹیکس کی بات کر رہے ہیں. آپ اس کو مجھے کلیئر کر دیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. ویسے انکم ٹیکس ریٹرن کا تو ایکسپینڈیچر سے ریلیٹڈ ہے پرسنل, وہ آپ کور کر سکتے ہیں. رہی بات سیل ٹیکس کی, میں دونوں کور کر دیتا ہوں. تو اس میں وہ پرچیز اور امپورٹس جو ہے نا وہ خود ہی اٹھا لیتا ہے. آپ کو پھر دیکھنا ہی ہے کہ کنزمپشن اگر آپ نے کی ہے تو وہ آپ ڈال دیں, اور اگر آپ کا ظاہری بات ہے سیل ٹیکس کیری فارورڈ ہوگا تو اس کو پھر آپ لازمی ٹیلی کر کے اس کو دیں گے. اچھا جی, پھر عاصم اشرف صاحب کہہ رہے ہیں جی تھینک یو, چلے آپ کا شکریہ جناب. اور سپتین صاحب اگر آپ کو جواب مل گیا ہو تو آپ اس کو اوکے کر دیجئے گا. جی جناب, میں ویٹ کر رہا ہوں, فردر کوئی کویشچن آئے تو اس کو لے لیتے ہیں, ورنہ پھر میں اپنی طرف سے کوئی اور انفارمیشن آپ کے ساتھ. جی دونوں جواب آپ کو میں نے دے دیے ہیں جی. سپتین عباس صاحب انکم ٹیکس اکاؤنٹ ٹیکس میں بھی اور سیل ٹیکس اکاؤنٹ ٹیکس میں بھی, آپ نے سیل ٹیکس کا کہا, میں نے دونوں کور کر دیے جی. مجھے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اچھا, اب اس میں اب جو بڑی اور امپورٹنٹ چیز ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے. پرچیز آف ایسٹس پہ اب ذرا بڑا اچھا اس سے پہلے بلال وارث ہمارے ساتھ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, میں بعد میں اپنا شیئر کرتا ہوں جی. آپ کا آ رہا ہے جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ٹو سیک اپروول آف کمشنر فار جی ایس ٹی ریٹرنس سبمیشن آف 15 ایئرس what documents are 1.5 years, what documents are required, did bank statement can be called to draft GST returns, can we carry forward input for more than 1.5 year. دیکھیں بلال وارث صاحب, بات یہ ہو رہی ہے اگر آپ کے ریفنڈ پڑے ہوئے ہیں تو آپ اس کی ایڈجسٹمنٹ لے سکتے ہیں, ریفنڈ لے سکتے ہیں. اب جہاں تک بات ہے کیری فارورڈ کرنے کی, تو اس میں اگر آپ اس کی چیزیں بیچ رہے ہیں تو پھر تو اس کو ایڈجسٹ ہو جانا چاہیے نا. یہ تو چیزیں پھر یا ادروائز ریفنڈ پڑا ہوا ہے اور نئی چیزیں بیچ رہی یا ایسی کی سچویشن ہے, تو اس میں آپ سال کے بعد اگر آپ ایکسپورٹ کے علاوہ ریفنڈ مانگ رہے ہیں تو سال کے بعد ود ان 2 یا 3 منتھس کا ٹائم ڈیوریشن ہے, اس کے اندر آپ ریفنڈ مانگ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ کل کو چیزیں بکنی ہے اور سیل ٹیکس نکلنا ہے تو آپ اس کو کیری فارورڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ اب چوائس آپ کی ہے کہ آپ نے کتنی دیر اس کو لے کے جانا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ کیری فارورڈ میں کوئی ایسا کوئی لمیٹیشن ہے, پرووائڈیڈ کہ آپ کا جینون وہ کیری فارورڈ ہونا چاہیے. جی بلال وارث صاحب, اگر آپ کو جواب مل گیا ہو تو اس کو اوکے کر دیں. محمد زنیر ابرار ہمارے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں سر, وٹ از دی ٹریٹمنٹ آف لیزڈ ایسٹس ان ویلتھ آف این انڈیویجول لیسی. دیکھیں زنیر ابرار صاحب, بات یہ ہو رہی کہ لیز ایسٹس میں ٹائٹل آپ چونکہ وہ ہوتا ہے وہ لیسر کے پاس ہوتا ہے, لیسی کے پاس نہیں ہوتا. تو آپ ایسے کریں کہ جو لیز رینٹل ہے سمپلی اس کو بک کر لیں, خرچے میں ڈال دیں, کل کو جب میچور ہوگا تو وہ لیز اپنے ایسٹس میں پھر آپ اس کو لے لیجئے گا, جو بھی آپ کو وہ ٹرانسفر کریں گے ایٹ دا ٹائم آف میچورٹی آف لیز. نیکسٹ کون ہے جی؟ سپتین عباس ہیں. اوکے ہے جی, ہاں جی. اس کے بعد آپ سوال کر رہے ہیں جی, تھینکس ہو گیا سر. مظہر حسین کہہ رہے ہیں کین وی ریوائز 2020 اینڈ 2019 ریٹرن وداؤٹ اپروول آف کمشنر. دیکھیں مظہر حسین صاحب, انکم ٹیکس جو ریٹرن ہے وہ 2020 کی, وہ انہوں نے کہا ہوا کہ 60 دن کے اندر فرام دا ڈیٹ آف فائلنگ آف انکم ٹیکس ریٹرن آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں. لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ انکم پہلے سے کم نہ ہو اور لاس پہلے سے زیادہ نہ ہو, نمبر 1. لیکن اگر پھر آپ اگر 19 کی ہے وہ کر سکتے ہیں, لیکن سوال پھر وہ یہ, ایک تو یہ کنڈیشن میٹ کریں, دوسرا سسٹم پھر آپ کو الاؤ کرے, کیونکہ وہ کئی دفعہ سسٹم بلاک کر دیتے ہیں پیچھے سے. تو وہ کہتے ہیں جی جا کے نا پہلے آپ کمشنر انر ریونیو سے اپروول لے کر آئیں. تو اس کو ذرا آپ چیک کر لیجئے گا, کیونکہ پھر وہ لمیٹیشن جب لگ جاتی ہے تو لیگلی تو جو ہے آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں. اب کمشنر کی ایز سچ اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی ایون کہ 60 دن کے بعد بھی, لیکن پھر بھی جب لمیٹیشن لگی ہو تو آپ کو لینی پڑ جاتی ہے. تو اس کو ذرا چیک کر لیں آپ کو اس حساب سے. جی بلال وارث کہتے ہیں اوکے جی, تھینک یو ویری مچ جی. جی جناب, یہ آپ کے ابھی تک جو سوال آئے ہیں, تو میں آگے چلتا ہوں جی. میرے پاس نیکسٹ جو میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے, پرچیز آف ایسٹس پہ میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے. پرچیز آف ایسٹس under the income tax law and sales tax law. جی یہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہے جی. اگر آپ انکم ٹیکس لا میں اب اگر آپ ایسٹ خریدنا چاہتے ہیں
पर्सनल, मैं आपका सवाल लेता हूँ जी खुरम शहजाद साहब, अगर आप पर्सनल या बिजनेस का एसेट लेना चाहते हैं तो इमूवेबल के लिए 50 लाख की लिमिट है, उससे ज़्यादा क्रॉस चेक में जाएगा, और मूवेबल का 10 लाख से ज़्यादा। और अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ऑब्वियसली दो आपको नुकसान ये होगा कि पर्सनल एसेट्स वो आपको जब बेचेंगे तो वो गेन में वो जो सेल प्रोसीड होगी उसमें से कॉस्ट लेस नहीं होगी, और इसी तरह बिजनेस में अगर आप डालेंगे तो वो आपको एज ए डेप्रिसिएशन जो है वो अलाउ नहीं होगी उन एसेट्स की जिसकी पेमेंट आपने क्रॉस चेक में नहीं की होगी। प्लस फर्दर ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसका 5% आपको पेनल्टी भी पड़ेगी। तो ये तो हो गया इनकम टैक्स साइड। अब सेल टैक्स साइड में ये है, अगर आप एसेट खरीदते हैं ओबियसली अगर आपने इनपुट लेना है तो इनवाइस आपको चाहिए होगी प्रॉपर जी, और प्लस इसके अंदर जो पेमेंट है 180 डेज के अंदर आप उसकी पेमेंट करेंगे, आपको ये भी जेन में रखना है, और प्रॉपर इनवाइस के साथ, और वो ओबियसली आपकी प्रोडक्शन में वो मशीनरी यूज़ होती हो, अगर अदरवाइज है तो फिर आप उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकेंगे। तो कुछ प्री कंडीशन होती हैं वो आपको मेट करनी है इन दोनों साइड्स को कवर करने के लिए। अच्छा जी, खुरम शहजाद साहब क्या कह रहे हैं जी, व्हाट इज़ द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम, इज इट शो एज एक्सपेंस और एसेट। देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम में खुरम शहजाद साहब बात ये हो रही है कि इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपकी तो लाइफ के अलावा है, यानी अगर कल को कंपनसेशन नहीं मिलनी हैवी किस्म की, ह्यूज किस्म की, और ये रेगुलर जैसे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, मैरीन इंश्योरेंस है, तो वो जो है आप एक्सपेंस बुक कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और रही बात लाइफ इंश्योरेंस की, तो उसको आप बेशक आप क्या कहते हैं जमा करते जाएं, एडवांस पेमेंट के तौर पे भी जमा कर सकते हैं। कल को जब मेच्योरिटी होगी तो हो सकता है वो फिर आपको उससे ज़्यादा जो रिसीव होगा तो ओवर एंड अबव जो होगा वो कैपिटल रिसीट जो है वो ट्रीट हो जाएगी, और उस पर जो टैक्स है वो चार्ज नहीं होगा। जी जनाब, अगर आप लोगों को जवाब मिल गए हों तो इसको आप ओके करते जाएं ताकि साथ का साथ जो है इसको कवर किया जा सके। जी मैंने वैसे उधर आपको लिंक किया हुआ लाइव सेशन, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो शायद मीट पे कोई नहीं आना चाह रहा, मैं उसको भी बंद कर देता हूँ जी, मीट को उसको मैंने क्लोज़ कर दिया है, इधर ही हम कर देते हैं हम। जी जनाब, अगर कोई और सवाल हो तो वो आप मेरे साथ लाइव कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ऐसे है कि कुछ अपनी चीज़ें मैं आपको शेयर करता चलूँ कि उसमें हम लोग जो चैनल बनाया हुआ है तो मैं वो आपको बताना चाहूँगा तमाम लोगों को। ये जितनी वीडियोस हम करते हैं जी ये सारी इस चैनल पे हम हमने इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस के नाम का चैनल है, ये लिंक मैं उसका आपको दे रहा हूँ, उसको तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि उसको सब्सक्राइब भी कर दें, और ओबियसली उसमें जितनी वीडियोस हैं वो फ्री हैं, विदाउट किसी कमीशन के हैं, चार्जेस के हैं, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लस हम टैक्स मैनेजर का कोर्स भी करवा रहे हैं जी, अगर उसमें कोई हमारे साथ आना चाहे तो हम फिजिकल प्लस लाइव सेशन उसमें करते हैं, तो वो हमारी स्पेसिफिक टॉपिक वाइज वो चीज़ें जो हैं वो शेयर हो रही होती हैं। जी खुरम शहजाद ने कह दिया जी ओके जी जनाब उसमें। अच्छा जी, अब जी कोई और क्वेश्चन हो तो मैं कोई और चीज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी। इसमें अभी जो चेंज इन रेजी ऑफ रेजिडेंट, हाँ जी ये एक सवाल आया जी, वो कह रहे हैं व्हाट इज द नीड ऑफ बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ऑलमोस्ट कंसल्टेंट आस्क। देखिए बात ये हो रही है, क्वेश्चन इन्होंने किया है जी, वो कह रहे हैं देखें बैंक स्टेटमेंट इसलिए मांगी जाती है कि उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन आ रही होती हैं उसके बारे में टैक्स ऑफिस ये रिक्वायर करता है कि भाई ये पैसे किधर से आए और किधर चले गए, क्योंकि अगर आप उसका जवाब नहीं देंगे तो वो 111 सेक्शन अवेलेबल है, उसमें आपकी इनकम बना के उस पर टैक्स लगा देंगे। जी अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दें। फर्दर मेरे पास आ रहे हैं जी चेंज इन, अब जो मैंने शेयर करना है आप लोगों के साथ, रेजिडेंशियल का जो स्टेटस है रेजिडेंट इंडिविजुअल का, उसकी डेफिनेशन थोड़ी चेंज होगी। देखिए तीनों में से कोई एक कंडीशन भी मेट हो गई तो एक बंदा रेजिडेंट होगा फॉर द टैक्स ईयर 2020। नंबर 1, अगर आप 183 डेज इन पाकिस्तान में है, कंसेक्टिव स्टे ज़रूरी नहीं है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर है,
जो भी आपका टैक्स ईयर होगा या स्पेशल ईयर होगा। नंबर 2, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या ऑफिशियल हैं, वेर एवर पोस्टेड, आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं। फिर तीसरा, अगर आप 120 दिन 120 डेज ड्यूरिंग दी टैक्स ईयर हैं और पिछले 4 साल में 365 डेज और मोर हो, तो तब भी आप रेजिडेंट इंडिविजुअल होंगे। इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर मेट हो जाती है तो एक इंडिविजुअल जो होगा उसको रेजिडेंट इंडिविजुअल ट्रीट किया जाएगा और उसको फिर वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना लाजमी हो जाएगा। बेसिकली वो भी पॉइंट है। और प्लस फिर ऑब्वियसली उसकी जितनी पाकिस्तान या फॉरेन सोर्स इनकम है वो वर्ल्ड इनकम पे वो टैक्स पे करता है, जबकि नॉन रेजिडेंट सिर्फ अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स पे करता है। वकार वान कह रहे हैं जी, वी हैव सब्सक्राइब एंड विल शेयर विद अदर पीपल एडवाइस। बड़ा अच्छी बात है जी। देखें, ये एक सदका जारी है वकार वान साहब, आप 200 प्लस वीडियोस इसके ऊपर है। जो इसको सब्सक्राइब करेगा उसको उसमें से जितनी वीडियोस है वो बेशक उसको जब मर्जी चाहे जैसे चाहे उसको वॉच कर सकता है, उसको बेनिफिट उठा सकता है। उसमें बड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है टैक्सेशन से रिलेटेड हमने डाली हुई है। तो आपका शुक्रिया कि आपने सब्सक्राइब किया और लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन पास ऑन करें और इस काम में अपना भी आप हिस्सा डाल लें। मियाँ शकील अहमद एडवोकेट कह रहे हैं, टेल मी अबाउट सेल्स टैक्स रिटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डिंग विद होल्डिंग टैक्स डिडक्टेड बाय मेगा स्टोर्स। देखिए, बात ये हो रही है जी कि अगर आप सेल टैक्स रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो ज़ाहिर बात है इसमें 2-3 चीज़ें होंगी। अगर तो आप प्राइस फिक्स करके बेच रहे हैं तो आपको मार्जिन मिलेगा, तो मार्जिन आपका ज़ाहिर बात है वो आप सेल परचेज फिर आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न में। और सेल टैक्स रिटर्न में जो चार्जेस होंगे वो सर्विस चार्जेस जिसमें आप आएंगे। तो वैसे तो डिस्ट्रीब्यूटर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होता है, तो इनपुट और आउटपुट आपका बराबर हो जाएगा। अगर सर्विसेज पे सेल टैक्स लगा हुआ तो वो आपसे PRA कलेक्ट करेगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, आगे जो विद होल्डिंग टैक्स है, ज़ाहिर बात है विद होल्डिंग टैक्स जहाँ एप्लीकेबल है वो होगा और जहाँ नहीं है वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। इस पर 10th या 11th शेड्यूल जो आपका है या 12th है, मुझे नंबर अब ज़रा नहीं ज़बानी याद है, उसमें से कोई एक है जो इनकम टैक्स के लॉ के अंदर उन्होंने ऐड किया हुआ है। पहले वो रूल्स में था, वहाँ से निकाल के स्पेशल प्रोसीजर से एक शेड्यूल उन्होंने बना दिया है। हाँ जी, अगर आपको मियाँ शकील साहब जवाब मिल गया हो तो उसको ओके कर दें। मियाँ शकील अहमद एडवोकेट कह रहे हैं विद होल्डिंग टैक्स, हाँ जी ठीक है, वो मुझे पता है। मियाँ शकील कह रहे हैं जी, आल्सो टेल मी दी नोटिस ऑफ अंडर सेक्शन 147। मियाँ शकील साहब 147 में एडवांस टैक्स जमा कराना होता है क्वार्टरली बेसिस पे। अब कुछ जगहों पे एप्लीकेबल होता है, कुछ जगहों पे नहीं होता। अगर आपके क्लाइंट पे एप्लीकेबल है तो उसको देना पड़ेगा और अगर नहीं एप्लीकेबल है तो फिर वो नहीं देगा। 147 सेक्शन आप उसको पढ़ सकते हैं। वकार अहमद कह रहे हैं जी मियाँ साहब अगर जवाब मिल गया हो तो उसको ओके कर दें। वकार अहमद कह रहे हैं सर पेनल्टी ऑफ लेट फाइलिंग 2020 रिप्लाई प्लीज। वकार अहमद साहब बात ये हो रही है कि पेनल्टी जो है अगर आपकी रिटर्न नहीं फाइल हुई या लेट फाइल हुई है तो उसमें उन्होंने सैलरी पर्सन को निकाल के जिसकी 50 लाख तक इनकम है उसकी 5000 मिनिमम पेनल्टी है, वरना पेनल्टी उनकी 40,000 है इनकम टैक्स की और 1 लाख रुपीज़ है जो कि वेल्थ स्टेटमेंट की है अगर उस पर एप्लीकेबल होती है तो पहले नोटिस होगा, आप जवाब देंगे, अगर वो कन्विंस हो गए तो ड्रॉप हो जाएगी प्रोसीडिंग, वरना वो आप पे लगाएंगे पेनल्टी तो फिर आप उसको कंटेस्ट कर सकते हैं। अपील में जाके फिर आपको कंटेस्ट करना पड़ेगा, फिर आप वहाँ से विन करके वापस आ सकते हैं। जी जनाब, अगर आपको ये जवाब मिल गया हो वकार अहमद साहब तो आप इसका अब वो थोड़ी सी मैं उसको हेल्प कर देता हूँ कि जब आप अपील में जाएंगे तो उसमें आपने जो पॉइंट बनाने हैं वो यही बनाने हैं कि जी ये पेनल्टी का पर्पज़ जो है वो टैक्स कमाना इकट्ठा करना नहीं होता, डिटरेंस के तौर पे यूज़ होती है। फिर इसमें शेल भी वर्ड यूज़ होता है कि जो कि मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्टरी है। फिर इसमें लॉस ऑफ रेवेन्यू अगर उनको नहीं है, प्लस आपकी रीज़नेबल एक्सक्यूज़ है और आप और थोड़े से टाइम के अंदर ही जो कि एक्स्ट्रा गया है उसमें फाइल कर देते हैं तो फिर कोर्ट इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा कंसिडर करता है ताकि आपको पेनल्टी जो है वो उसको उसी तरह यूज़ किया जाए जिस तरह उसका पर्पज़ था। जी जनाब, आपको अगर जवाब मिल गया हो वकार अहमद तो आप इसको ओके कर सकते हैं। जी जनाब, मेरी कोशिश होती है जी कि हम इसको 30 मिनट का रखें या 45 मिनट्स का रखें। अगर क्वेश्चन और आ जाते हैं तो इसको मैं कैरी कर लेता हूँ, वरना 30 मिनट्स ऑलमोस्ट जो है वो पूरे होने वाले हैं जी। तो अगर कोई सवाल आ जाता है तो मैं ज़रूर एंटरटेन कर लेता हूँ, वरना फिर मुझे इसको इधर ही क्लोज डाउन करना पड़ेगा। जी जनाब, तो क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। मैं आई एम वेटिंग फॉर दी क्वेश्चन। इफ़ देयर विल बी एनी क्वेश्चन आई विल ऑब्वियसली ट्राई माई बेस्ट टू आंसर द सेम। जी जनाब, मैं एंड पे फिर आपको वही अपना जो यूट्यूब का चैनल है वो मैं शेयर करना चाहूँगा।
جی یہ یوٹیوب کا چینل ہے جی، جس پہ آپ 200 پلس ویڈیوز ہماری دیکھ سکتے ہیں، جو کہ مختلف شہروں میں مختلف لوگوں کے ساتھ جو شیئر کی گئی ہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی ہے، اب مجھے اجازت دیں، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ، پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضری دیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔